सैटरडे को हमने क्या किया था, समझा कर ही छोड़ दिया था कि किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में क्या होती है, घुल सकती है, उसे उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। उसी चीज को हम लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं, या घुलनशीलता कहते हैं। घुल सकती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं, या घुलनशीलता कहते हैं। शांत हो जाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था गैसों की द्रव में विलेयता। और हमने ये बताया भी था कि यह जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला जो टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुली तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लिश में क्या कहोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें हमने बताया था बाबू कि जो अलग अलग गैसें होती है उनकी अलग अलग क्या होती है, विलायकों में अलग अलग विलेयता होती है। अलग अलग गैसों की विलायकों में अलग अलग विलेयता या घुलनशीलता होती है। तो आपको यही शब्द लिखना भी है, अलग अलग, यही से आप लोगों को लिखना था ना, आप लोग लिखते भी रहिएगा। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता, द्रव में विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे CO2 गैस, HCl गैस व NH3 गैस की जल में विलेयता घुलनशीलता अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस व हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता या घुलनशीलता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्यों बहुत कम होती है, क्योंकि जिस गैस का अवशोषण गुणांक द्रव में अधिक होता है, द्रव में
अधिक होता है उस द्रव में उस गैस की विलेयता अधिक होती है, विलेयता अधिक होती है। ठीक है, क्या हमने समझा कि जो द्रव होते हैं या कह सकते हो विलायक होते हैं, उन विलायकों में जो गैस होती है उनकी जो घुलनशीलता या विलेयता जो होती है सभी में क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी विलायकों में गैसों की विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि जिस द्रव में जिस गैस की विलेयता या घुलनशीलता अधिक होती है उसका अवशोषण गुणांक भी उस विलायक में क्या होता है, अधिक होता है। और जिसका कम होता है उसका अवशोषण गुणांक भी क्या होता है, कम होता है। अब बात आती है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। अगला हेडिंग जो हम डालेंगे वो होगा अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक को लिखेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब होता है सामान्य दाब और ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी विलायक होगा उसके निश्चित आयतन में किसी गैस की कितनी मात्रा घुली हुई है, वह घुली हुई गैस की मात्रा ही उसकी क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है। अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में जब चलेंगे तो एक और हेडिंग आएगा जिसे हम कहेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक है जो किसी गैस की द्रव में विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस पर ये टॉपिक जो है इस गैस की विलेयता में, गैस की द्रव में विलेयता का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ऐसे कौन कौन से क्या है आपके फैक्टर्स है, कारक है जो किसी गैस को द्रव में घुलने पर या तो उसकी घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं या फिर उनकी घुलनशीलता को घटा देते हैं। तो जिस कारणों से क्या होती है, किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता घटती या बढ़ती है उसी को कहते हैं प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग। जिसमें सबसे पहले आपकी जो होगी वह होगी गैस की प्रकृति। क्या होगी, गैस की प्रकृति, ब्रैकेट में नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वह किसी द्रव में कितना घुलेगी, यानी किसी विलायक में उसकी घुलनशीलता या विलेयता क्या होगी। ठीक है, में यदि आप देखेंगे आपको बस ये याद रखना है कि जो गैसें या तो जल से क्रिया करेंगी, जो गैसें क्या करेंगी, जल से क्रिया करेंगी या क्रिया करके आयनों में टूट जाएंगी। जो गैसें जल से क्रिया करेंगी या क्रिया करके आयनों में टूट जाएंगी उन गैसों का जल में जो क्या होती है, घुलनशीलता या विलेयता जो होती है अधिक होती है। क्या होती है, जल में घुलनशीलता या विलेयता अधिक होती है। जो गैसें जल से क्या करेंगे, क्रिया कर ले या फिर आयनों में उससे क्रिया करने के बाद क्या हो जाए, टूट जाए, उन गैसों की विलेयता या घुलनशीलता क्या होगी, अधिक होगी। क्या लिखेंगे कि जो गैस ऐसे लिखो, जल से क्रिया करने वाली, जल से क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैसों की जल में विलेयता अधिक होती है, अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें,
जो CO2 गैस है बाबू, ये जब जल से क्रिया करती है, ध्यान से देखेंगे, तो ये बनाती है H2CO3, H2CO3 जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है बाद में आपका टूट जाता है 2H++ CO3 पे 2 माइनस में, यानी हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन में ब्रेक कर जाता है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जल से क्या कर लेती है? क्रिया करती है। क्या करती है? जल से क्रिया कर लेती है। तो अभी आपने लिखा है कि जो जल से क्रिया करने वाली या जल में क्रिया करके आयनों में टूटने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है, क्योंकि जब ये जल से क्रिया करेगी तो इनका अवशोषण गुणांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब अवशोषण गुणांक अधिक होगा तो ये जल में अधिक से अधिक क्या हो जाती है? घुल जाती है। क्या जाती है? जल में अधिक से अधिक घुल जाती है। इसी तरह मान लीजिए कि जैसे NH3 गैस है, अमोनिया गैस, जब इसको जल में मिलाया जाता है तो ध्यान से देखें, ये जो H2O होता है ये टूटता है H++ OH माइनस में। H+ इससे रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है NH4 में, और OH जुड़ जाता है तो बना लेता है NH4 और माइनस, जिसे कहते हैं सॉरी NH4OH, जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है ये पुनः टूट जाती है आपकी किसमें? NH पर 4+ में और प्लस OH माइनस में, यानी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जो अमोनिया गैस होती है वो भी जल से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है। क्या होती है? जल से क्रिया कर लेती है, अर्थात जल में इनका अवशोषण गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। और जब अधिक होता है तो ये जल में क्या होती है? अधिक घुलनशील होती है। क्या होती है? अधिक घुलनशील होती है। इसी तरह HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे नहीं पढ़ेंगे लोग, क्या करते हैं हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड पढ़ा देते हैं इसे। गैसियस अवस्था में ये होता है तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कहा जाएगा। जब उस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का आसवन किया जाता है तब ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जब लिक्विड फॉर्म में मिलता है तब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इसके पहले जब तक गैसियस अवस्था में होगा क्या पढ़ेंगे? इसे हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब इसको जल में मिलाओगे तो ये क्या होता है ना बाबू, ध्यान से देखेंगे, ये टूट जाता है H++ OH सॉरी Cl माइनस में। किसमें? Cl माइनस में। ये इससे रिएक्ट नहीं होता है। ये रिएक्ट ना होकर ये क्या हो जाती है? तुरंत ब्रेक हो जाती है किसमें? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में। तो दोनों लिखा गया है कि जो या तो क्रिया करे या आयनों में टूट जाए, उन गैसों का जल में क्या होती है? जो घुलनशीलता या विलेयता होती है अधिक होती है। और जो जल से क्रिया नहीं करेंगी या जल में घुलने के बाद आयनों में नहीं टूटेंगी, उनकी घुलनशीलता या विलेयता या तो नहीं होती है या होती भी है तो बहुत कम होती है। जबकि यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? जबकि जल से क्रिया न करने वाली, क्रिया न करने वाली या आयनों में नहीं टूटने वाली, आयनों में नहीं टूटने वाली गैसों की जल में विलेयता विलेयता बहुत कम होती है, कम होती है। जैसे एग्जांपल में आपका होगा O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस प्लस H2O, इसको जब आप मिलाओगे तो ये दिखाएगा नो रिएक्शन। क्या दिखाएगा? यानी इसमें कोई अभिक्रिया होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि जब ये जल से क्रिया ही नहीं करेगी तो इसकी घुलनशीलता और विलेयता या तो होगी नहीं या नहीं तो होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। मिट करने वाला कारक होगा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति के लिए इंग्लिश में क्या लिखोगे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक होगा बाबू वो क्या होगा? सॉल्वेंट का नेचर होगा। हाँ, सॉल्वेंट के नेचर में आप चलोगे तो यहाँ पे एक रूल कार्य करेगा, जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट का यूज करना पड़ेगा। टिट फॉर टैट। विलायक जिस नेचर की होगी उसी नेचर की अगर गैस हम देंगे तो वह ज्यादा घुलनशील होंगे। विलायक दो प्रकार के होंगे, एक ध्रुवी विलायक होगा, एक अध्रुवी विलायक होगा। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हम पोलर सॉल्वेंट में अगर क्या करेंगे? पोलर गैस यानी ध्रुवी गैसों को अगर घोलेंगे तो उनकी अवशोषण गुणांक अधिक होगी, वो ज्यादा घुलेंगी। अगर नेचर चेंज कर दिए कि पोलर में हम कौन सी गैस डाल दिए, नॉन पोलर डालकर घोल रहे हैं, तो उनकी घुलनशीलता घटेगी, वो बढ़ेगी नहीं, बहुत कम मात्रा में घुलेंगे। क्योंकि अभी नेचर ऑफ गैस में पढ़े कि जिनका अवशोषण गुणांक कम होगा वह क्या होंगी? बहुत कम घुलेंगी।
तो विलायक यदि ध्रुवी होगा तो उसमें हम विलेय पदार्थ जो घोलेंगे वो भी कैसे होने चाहिए, ध्रुवी नेचर के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ध्रुवी नेचर के। ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी विलेय पदार्थ अधिक घुलनशील होती है। अध्रुवी विलायकों में अध्रुवी क्या होगी, गैसों को डालोगे तो वह अधिक घुलनशील होगी, लेकिन नेचर यदि चेंज किए यानी प्रकृति दोनों की चेंज हुई तो घुलनशीलता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घुलनशीलता घट जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें कि ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की ध्रुवी गैसों की विलेयता या घुलनशीलता अधिक होती है, विलेयता या घुलनशीलता अधिक होती है, अधिक होती है। जैसे ध्यान दें, जैसे CO2 गैस कामा NH3 गैस व HCl गैस ध्रुवी गैस होती है। ध्रुवी यानी पोलर गैस होती है, इसलिए जल में क्या लिखोगे, H2O। जल मीन्स H2O। ये क्या होता है, ध्रुवी विलायक होता है। क्या होता है बाबू, ध्रुवी विलायक में अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है। देखिए ध्यान से, जैसे CO2 देखो बाबू, C डबल बॉन्ड O, CO2 की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, रैखिक। कैसी होती है, रैखिक होती है। देखिए सैटरडे को हम आपको विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाए थे और विद्युत ऋणात्मकता में आपको बताया गया था कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। देखिए एक सिंगल बॉन्ड बनते समय दोनों परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा। दूसरे वाले बॉन्ड में भी क्या होगा, एक कार्बन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा। यही कंडीशन इधर भी होगी, इस वाले बॉन्ड में एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का होगा। तब जाकर ये क्या होगी, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं। कि दोनों, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग किया हुआ है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, इसके बीच में डबल बॉन्ड। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, इसका भी 2 किया है, तो बीच में डबल बॉन्ड। जिस परमाणु के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया था, शेयर किया जाता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ भी ऑक्सीजन दुइयों को इलेक्ट्रॉन दे रही है, दोनों बॉन्ड में एक एक, यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ भी दुइयों को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। लेकिन कार्बन अकेले 2 को इधर दे रहा है, 2 को इधर दे रहा है, तो इसकी क्या वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। याद रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, अब होगा क्या, अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने ओर आकर्षित कर लेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, ऑक्सीजन परमाणु की तरफ होंगे। और चूंकि ऑक्सीजन परमाणु के तरफ होने के कारण इनके ऊपर आ जाता है 2 ठे आंशिक ऋणावेश। तो 4 को इलेक्ट्रॉन क्यों 2 ही आ रहा है, क्योंकि 2 को इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का अपना था, दुइये को इलेक्ट्रॉन दूसरे का ले रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसमें 2 ठे आंशिक ऋणावेश आएगा। और इधर भी ये इलेक्ट्रॉन किधर आकर्षित होगा बाबू, ऑक्सीजन परमाणु की तरफ होगा, इसलिए इसके ऊपर भी आएगा 2 ठे आंशिक ऋणावेश। और कार्बन क्या कर रहा है, अकेले 4 को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 2 इधर और 2 इधर, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है आंशिक 4 को पॉजिटिव चार्ज। कितना आ जाता है, 4 को पॉजिटिव चार्ज। और जब एक ही अणु के भीतर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले परमाणु पाए जाते हैं तो ऐसे ही अणु को हम क्या कहते हैं, ध्रुवी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवी या पोलर कहते हैं। यानी CO2 गैस का नेचर कैसा होगा, ध्रुवी होगा। कैसा होगा, ध्रुवी होगा। ठीक इसी तरह अगर आप NH3 में आते हो, NH3 की संरचना इस चैप्टर में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन तीसरे नंबर का विद्युत ऋणात्मक तत्व है,
एक बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, इसमें भी एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का। तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए हैं, नाइट्रोजन को, इसलिए इस पर 3 थे, क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज। अब तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके ऊपर आ जाएगा एक एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखेंगे, अकेले नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 3, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। और एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक ना, तो प्रत्येक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। बात समझ आ गई। अब देखें, इसमें भी एक ही अणु के भीतर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन रहा है, इसलिए ये भी किस नेचर का होगा, ध्रुवी। किस नेचर का होगा, ध्रुवी। इसी तरह HCl में आ जाओ, HCl में बॉन्डिंग ऐसे होती है, हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इसमें आ जाएगा एक पार्शियली निगेटिव, ये दे रहा था, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इस पर कितना अभी कितना बताया हाइड्रोजन की वैलेंसी, एक ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, एक हो रही है। अब क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, एक होती है। तो ये गैसें किस नेचर की हो गई बाबू, ध्रुवीय नेचर की होगी। कैसी हो गई, ध्रुवीय नेचर की हो गई। अब ये हमारी गैसें हैं, और गैसें किस अवस्था में होती है, विलय की अवस्था में। किस अवस्था में, विलय का नेचर कैसा हो गया, ध्रुवीय यानी पोलर। अब हमारा विलायक कौन है, H2O है, कौन है, विलायक आपका कौन है, H2O है। अब विलायक H2O को जब देखोगे, H2O की जो संरचना होती है वह ऐसे भी शेप्ड होती है, कैसे होती है, भी शेप्ड होती है, ठीक है। अब देखो, दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो ऑक्सीजन से, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो देखो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एक एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इनका भी नेचर कैसा हो गया, ध्रुवी। तो हमारा विलायक भी ध्रुवी नेचर का और विलय भी ध्रुवी नेचर का। इसलिए जब इन गैसों को हम क्या करेंगे, जल में भूनेंगे तो क्या होगी, जैसे पोलर को पोलर में भूनना है तो इनकी क्या हो जाएगी, घुलनशीलता क्या होगी, घुलनशीलता अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन लेकिन O2 गैस, O2 गैस में आओगे तो आप देखोगे कि O डबल बॉन्ड O होगा। इसमें संरचना कैसी होगी, O डबल बॉन्ड O होगी, ठीक है। अब देखो, जितना विद्युत ऋणात्मकता इस ऑक्सीजन का होगा, वही विद्युत ऋणात्मकता इस ऑक्सीजन का होगा। यानी दोनों की साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति क्या होगी, बराबर होगी। तो जब दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बराबर होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ आकर्षित होगा, नहीं होगा। कहाँ होगा साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, सेंटर में। और सेंटर में होने के कारण किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं करेगा, तो इसकी नेचर की हो जाएगी, अध्रुवीय नेचर की। कैसे हो जाएगी, अध्रुवीय नेचर की हो जाएगी, नॉन पोलर हो जाएगी। अब इस नॉन पोलर को पोलर में आप ले जाकर घोलोगे इसको इसको आपस में, तो इनकी घुलनशीलता नहीं घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घुलनशीलता घटती है, लिख लो, घटती। कभी भी क्या होगा,